बचपन से ही ना अपना कंप्यूटर भी इसने जब लिया तो ये म्यूजिक बनाते थे, हमें लगता था बहुत पढ़ रहा है बच्चा। हीरा हम खरीदने जाते हैं एक ज्वेलर के पास, है तो वो पत्थर ही, बस अपनी वैल्यू पहचान नहीं आनी चाहिए। मैंने कहा पापा मम्मी के बाल काले हैं बच्चे के। एक शौक होता है, एक प्रोफेशन होता है, तो अभी नहीं था कि प्रोफेशन में जहाँ तक जाएंगे इस तरह आप नॉट एक्सपेक्ट। मैंने भाई को कहा भाई मैं इतनी देर बाहर बैठूंगी, क्यों? मैंने कहा मैं काली हो गई हूँ। Alright, 1, 2, 3, yo yo! Yo yo! हनी सिंह कैसे इस नशे की गिरफ्त में फंस गया? बेसिकली ये बम्बई शहर ने ये मुझे नशे पहली बार करवाए। मैं इन चीज़ों से बहुत दूर था, हमारे दिल्ली में तो ये कल्चर था ही नहीं बिल्कुल भी सूखे नशों का। Yeah, drop it, let's do this! फिर से दोबारा से किसी के साथ काम करने को अगर कहा जाए तो ऐसा कौन वो शख्स है, अल्फाज को छोड़कर? अल्फाज को छोड़ के उसमें है लिल गोलू। वो ज़्यादा अच्छा अभी कुछ करियर में कर नहीं पा रहा है। मुझे लगता है कि अगर उसके साथ काम करने का मौका मिलेगा तो मज़ा आएगा, शायद मैं कोई माध्यम बन पाऊँ उसके कमबैक का। लोग कहते हैं मैं अथीस्ट हूँ, तो आप ये स्पिरिचुअल पहले से थे या अब हुए? पहले मुझे भगवान में ज़्यादा यकीन नहीं था, लेकिन मेरी स्पिरिचुअल जर्नी कुछ 5-6 साल पहले शुरू हुई। हरिद्वार में एक मंदिर है, नीलेश्वर धाम मंदिर, मेरा एक भोलेनाथ से कनेक्ट अलग सा बना। खड़ा होने का एक रीज़न मिला, नहीं तो मेरे पास कोई रीज़न भी नहीं था। खत किस किस को लिखे हैं आपने, ये बता दीजिए। खत मैंने एक ही के लिए लिखा और जल्दी वो खत पढ़ा जाएगा। अब ज़रूरत है, एक चीज़ की कमी है, किसी एक ऐसे साथी की जो पूरी ज़िंदगी साथ चले। वो आएंगे जल्दी। नमस्कार, जिंगाबाद में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ म्यूजिक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, रैपर, देश दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले यो हनी सिंह मौजूद हैं। हनी भाई, आपका स्वागत है जिंगाबाद में। सर जिंगाबाद। जिंगाबाद। और बताइए कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। अभी आप इंडिया आए, उससे पहले आप दुबई में थे और आपके फैंस बहुत परेशान थे क्योंकि जो वहाँ पे जो जंग के वजह से जो हालात बने हैं, दुबई पर जो ड्रोन अटैक्स भी हुए ईरान की तरफ से, तो उस दौरान यहाँ पर इंडिया में काफ़ी चिंताएं थी आपको लेकर। तो क्या कुछ आपने अपनी आंखों से देखा इस जंग को लेकर, ये भी ज़रा आपसे जान लें। इतना कुछ नहीं है, यूएई गवर्नमेंट बहुत अच्छा इंटरसेप्ट कर रही थी वहाँ पर और आम कोई जान माल का कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ। मीडिया और जो आजकल देखो, आपने बहुत अच्छा काम ये शुरू किया है कि आपने एक जेनजी के लिए चैनल निकाला है जिंगाबाद जी। जेनजी के पास कोई मीडियम ही नहीं है मीडिया ट्रू जानने का। तो जो लोग मीम्स बना देते हैं, जो लोग फेक वीडियोस बना देते हैं और इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं, लोग उसी को सच मानने लग जाते हैं। तो मुझे लगता है अब जेनजी को अपना चैनल मिल चुका है जहाँ पे असली पुख्ता टेस्टेड न्यूज़ आपको बताई जाएगी, बजाय इसके कि आप फेक रूमर्स में बिलीव करें। तो जो यूएई के केस में हुआ, दुबई के केस में हुआ, मोस्ट ऑफ द टाइम सब नकली रीलें थी जी। और इधर उधर की गाज़ा की, फ़लस्तीन की वीडियोस और लेबनान की वीडियोस लगा के लोग बोल रहे हैं कि दुबई में ये सब हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं था, वहाँ पे सब कुछ सेफ है और इक्का दुक्का अगर 1-2 अटैक हुए तो वो बहुत अच्छे इंटरसेप्ट हुए हैं। जी। तो मैं आपको मुबारक देना चाहूँगा कि अब हमारे जेनजी के पास एक ऐसा चैनल आ चुका है कि वो फेक न्यूज़ पे बिलीव नहीं करेंगे। जो जिंगाबाद ने बोल दिया वही पुख्ता है और वही बढ़िया। जिंगाबाद। जिंगाबाद। और आप ये बताइए, जो जिंगाबाद का जो एंथम था, उस एंथम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हालांकि वो आप ही का पूरा कॉन्सेप्ट है उस एंथम में, तो उस एंथम जब ये रिलीज हुआ एंथम, उसके बाद आपको क्या किस तरह के फीडबैक्स मिले? मैं कभी भी कुछ भी गाना बनाने के लिए कभी इतना स्ट्रेस नहीं लिया, लेकिन जिंगाबाद एंथम बनाने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में किसी ब्रांड का एक एंथम बनाया है और मैं चाह रहा था कि विद इन 1 मिनट मैं इस जो आपने और जो कपिल त्यागी जी ने मेरे को ब्रीफ किया था कि आपका विजन क्या है इस चैनल को लेकर, तो वो मुझे 1 मिनट में बताना था और मुझे जेनजी की लैंग्वेज में बताना था, मुझे बहुत ब्रीफ में बताना था। तो वो कोशिश करी मैंने और मेरी टीम ने, हमने ये एंथम बनाया और हम लोगों ने शूट किया आपके साथ और आज इसको लोग पसंद कर रहे हैं। इट्स नथिंग लाइक इट।
तो अनिमा एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। अभी जो आपका ये इंडिया टूर चल रहा है, ये 21 सालों की जर्नी आपने अपनी बताई। तो ये 21 सालों की जर्नी हनी सिंह की, आज जिस हनी सिंह को दुनिया जानती है, मेकिंग ऑफ हनी सिंह की अगर बात की जाए, इस हनी सिंह की, उस पर, उस कहानी पर आते हैं। हालांकि आपके मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे, आपने कई इंटरव्यूज में कई बातें आपने कही हैं, लेकिन क्या आज से 21 साल पहले आपको दिख रहा था कि आप इस मुकाम, या आपने ऐसा तय कर लिया था कि मुझे यहाँ पहुँचना है? अगर आप मुझसे सच बात पूछोगे तो मैं जो सपना देखा था 21 साल पहले, इवन 25 साल हो गए मुझे स्ट्रगल करते हुए। 4 साल का स्ट्रगल था, उसके बाद एक मौका मिला और पहला गाना हिट हुआ खड़के गलासी 2005 में। तो अगर बचपन से जो मेरी अंदर एक कॉन्फिडेंस था और एक बिलीव था अपने आप के अंदर कि मैं कुछ बड़ा करूँगा, सच पूछें तो आज मैंने उसका 10% भी नहीं अचीव किया। इससे ज़्यादा आपने सोचा था? 90% अभी बाकी है, जितना मैं मेहनती हूँ और जितना टैलेंटेड हूँ मुझे मिलना, जिसके लिए मैं आज भी मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो अचीव करना है। अभी तक जो हनी सिंह लोग दुनिया में वाहवाही चल रही है, मैं उसको सर माथे पे इसलिए नहीं बिठाता क्योंकि मुझे पता है दिस इज़ जस्ट 10% व्हाट आई एक्सपेक्टेड। दिस इज़ जस्ट 10%। आई विल शो यू। आप देखना अगले 5 सालों में जो मैं करूँगा वो मेरा साथ देंगे लोग। जेन ज़ी मेरा साथ देगी। जेन ज़ी बाई चांस मेरे साथ जुड़ गई है 2 एल्बमों से, और मैं डिस्कवर कर रहा हूँ काफ़ी कुछ नया। जी। ये बिल्कुल अलग ही जनरेशन है, क्योंकि इन्होंने सब कुछ हाईटेक देखा है। और हमारे वक्त में जब हम 15-16 साल के थे तो इतनी हमें समझ नहीं थी जो आजकल बच्चों को है। इट्स वेरी फास्ट। सो मुझे यकीन है कि मैं अगले 5 सालों में इतना कुछ करूँगा कि मैं वो 90% अचीव कर पाऊँ और जो मैंने सपना देखा था वो पूरा हो। 15-16 साल के जब आप थे, जिसका जिक्र आप कर रहे थे, तो क्या चलता था हनी सिंह के दिमाग में? हनी सिंह को लगता था कि गाने गाने हैं, लिखने हैं, किस तरह से? तब तो गाने गाने का इतना वो नहीं था, लेकिन मैं म्यूज़िक से बचपन से जुड़ा हुआ था और स्कूल असेंबली में और कीर्तन में मैं तबला बजाता था। और उसके बाद मुझे था कि मुझे मशहूर होना है, मुझे अमीर बनना है, क्योंकि घर पे आर्थिक तंगी देखी मैंने पैसों की। और मैंने ये देखा कि जिस इंसान के पास पैसे होते हैं वो ऑलमोस्ट सब कुछ ही पा लेता है। खुशियाँ भी पा लेता है, यार दोस्त भी पा लेता है, कामयाबी भी पा लेता है। तो 15-16 साल की उम्र में तो मुझे अमीर बनना था। मुझे ये नहीं पता था कि मैं यो-यो हनी सिंह बन जाऊँगा। लेकिन जब मैं 19 साल का हुआ और तब मैंने 19-20 साल की उम्र में मैंने कंप्यूटर साइंस ली। इसलिए नहीं कि मेरे को कंप्यूटर इंजीनियर बनना था, मुझे एक कंप्यूटर चाहिए था जिस पे मैं म्यूज़िक बना पाऊँ। और फिर मैंने सेल्फ लर्निंग करके धीरे धीरे म्यूज़िक बनाना सीखा। मुझे आज भी याद है, मैंने अपने अंकल का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया था एसिड प्रो सॉफ्टवेयर का ट्यूटोरियल ख़रीदने के लिए, ट्रायल वर्जन ख़रीदने के लिए। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई 2000 से 2001 से। जी। और 2005 तक मैं म्यूज़िक प्रॉपर बनाना सीख गया। तब तो ट्यूटोरियल्स भी नहीं होते थे, कोई सिखाने वाला नहीं होता था, सब सेल्फ लर्न सीखा मैंने और फिर गाना बनाया खड़के गलासी। उसके बाद दुकान चल पड़ी। लेकिन अगर आपके घर की बात करें तो घर पे तो म्यूजिक का माहौल था। आपके पिताजी भी बहुत संगीत सुनते थे, जो मैंने रिसर्च में भी पढ़ा या सुना है, और आपके माताजी बहुत अच्छा गाती हैं, उनको संगीत का अच्छा खासा नॉलेज है। लेकिन उसके बावजूद इतना ये सब आपको फिर भी ये इस तरह की बातें सुनने को मिली कि कैसे करोगे? हाँ, बस वही है कि जहाँ तक घर पे म्यूज़िक का माहौल था वो सबका एक शौक़ था, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये प्रोफेशन, ये पैशन प्रोफेशन में कैसे बन सकता है और इस पे कितना स्कोप है। इस बारे में हमें नॉलेज नहीं थी। बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे हम लोग। जी। तो इसलिए माँ बाप डरते थे कि कैसे अचीव कर पाएंगे इतने बड़े सपनों को। लेकिन एक बात ये बताइए हनी भाई, कि अमूमन जो सिंगर होते हैं वो पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन हमने ये सुना है, ये पढ़ा है कि खड़गे गलासी में आपने शर्त रख दी थी कि मैं कैमरे पर आऊंगा। हाँ, मैंने, क्योंकि तो ये कैसे दिमाग में आया उस वक्त? और उम्र क्या रही होगी उस वक्त आपकी? 20 साल थी उम्र उस टाइम। तो 20 साल की उम्र में इतनी बड़ी शर्त आपने रख दी? हाँ, क्योंकि मुझे पैसे तो मिल नहीं रहे थे वो गाना करने के लिए। तो बेसिकली उसमें भी ये कहानी थी कि जो इंग्लिश में जो रैप था वो एक आर्टिस्ट था इंग्लैंड से, उसने करना था। तो मैंने सिर्फ डमी गाई, जो एक एज अ कंपोज़र मेरे को डमी बनानी पड़ती है, तो मैंने अपनी आवाज़ में डमी बनाई।
फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी लग रही है, तुम्हारा एक्सेंट अच्छा लग रहा है, तो तुम ही रख लो, तो हमें ये गाना चाहिए। मैंने कहा ये गाना चाहिए तो मैं वीडियो में आऊँगा, क्योंकि मुझे प्लेबैक नहीं करना था कभी भी, जी। आज भी ज़िंदगी में मुझे प्लेबैक नहीं करना। बॉलीवुड मेरे साथ हुआ, बॉलीवुड ने मुझे पुकारा, मेरा हाथ पकड़ा, लेकिन मेरी कंडीशन एक ही थी कि मैं प्लेबैक नहीं करूँगा। अगर करना है तो मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ, आई विल ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ द विजुअल्स। तो वही शर्त मैंने 2005 में रखी और वो काम करी। मुझे लोग पहचानने लगे, मेरा चेहरा देखा लोगों ने। फिर भी इतनी बड़ी सक्सेस नहीं मिली थी। असली सक्सेस 2011-12 में मुझे मिली। और वही कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट सक्सेस के बाद ही आप कामयाब हो जाओ, आपको लगे रहना पड़ता है। और मैंने तकरीबन पंजाब में 5-6 साल काम किया, बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर रहा मैं वहाँ 5 साल। और उसके बाद मैंने जब डिसीज़न लिया कि मेरे को खुद अपना सोलो गाना करना है, क्योंकि उससे पहले मैं सिर्फ फीचरिंग कर रहा था, जैसे खड़के गलासी में म्यूज़िक कर दिया, थोड़ा सा रैप कर दिया, म्यूज़िक कर दिया, थोड़ा सा रैप कर दिया, कोई मेरा सोलो गाना नहीं था। तो जब मैंने सोलो गाने करने शुरू करे, तब से असली लोगों को पता चला कि हनी सिंह कौन है, अच्छा दिल्ली से, अच्छा ऐसा दिखता है। एक गाना मुझे याद आ रहा है, बहुत हिट था, हम लोग भी बहुत सुनते थे, लक 28 कुड़ी। तो ये इस गाने की क्या कहानी है, कैसे? दिलजीत भाई ने एक मूवी करी थी, अपनी पहली मूवी लॉयंस ऑफ पंजाब। जी। तो उससे 1 साल पहले मैंने उनकी एल्बम करी थी जो सुपर हिट हुई थी, द नेक्स्ट लेवल। तो उसके बाद वो 1 साल बाद मेरे पास आए कि पाजी मैं मूवी कर रहा हूँ और मेरे को मूवी का टाइटल सॉन्ग आपसे बनवाना है। मैं कहा चलो बैठते हैं, बनाते हैं। तो हम बैठे हुए कुछ लिखने का सोच रहे थे, तो इतनी देर में उनको एक फ़ोन आया। तो वो कहते मैं तेरे फ़ोन बाहर अटेंड करके आता हूँ। मैंने कहा ठीक है। वो बाहर अटेंड करने गए, वापस आए हंसते हुए, कहते यार पंजाब के पुराने राइटर्स कैसे हैं, अजीब सी बातें बोलते हैं। मैंने कहा क्या बोलते हैं? कहते मेरे को लाइन सुना रहे हैं हमारे पाजी बचन बेदल जी, इतने पुराने राइटर हैं, कह रहे मैंने लाइन लिखी है लक 28 कुड़ी दा 47 वेट कुड़ी दा। मैंने कहा भैया ये तो बहुत अच्छी लाइन है। कहते अरे नहीं मजाक मत करो, तो मजाकिया लाइन है। तो मैंने कहा ह्यूमर ही तो, अगर हम ह्यूमर को म्यूज़िक के साथ ऐड कर दें तो नथिंग लाइक इट। तो वो कहते ठीक है। तो फिर हमने पूरा गाना उनसे लिखवाया, तो उनसे इतना बढ़िया लिखा नहीं गया, तो बाकी का गाना उनकी सिर्फ हमने हुक लाइन यूज़ करी और बाकी का गाना मैंने और अल्फाज ने लिखा। और फिर लक 28 बहुत बड़ा हिट हुआ, सुपर डुपर सुपर डुपर हिट हुआ। हाँ जी। आज भी बजता है तो आज लोग- भी बजता है। हाँ जी। तो अब आपने गाने लिखने की बात भी आपने कही, तो आप म्यूजिक कंपोज कर रहे थे, फिर आपने गाना भी शुरू किया। ये लिखने का शौक आपने कब से? लिखने का मेरे को राज बराड़ हमारे पंजाब के बहुत अच्छे राइटर और सिंगर थे, उनकी मैंने एल्बम करी थी 2007 में, रीबर्थ। जी। तो उन्होंने उस वक्त में ऐसा दौर चल पड़ा कि मैं बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर बन गया पंजाब का, और मेरे पास बहुत काम था। तो मेरे पास 7-8 राइटर्स थे, लेकिन वो एल्बम का काम पूरा नहीं कर पाते थे। तो मैंने राज बराड़ पाजी से पूछा, मैं कहा मुझे राइटर्स दो या आप कुछ लिखा हुआ दे दो। तो उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू राइट। तो मैंने कहा राइटिंग का टेक्निक क्या है, स्किल क्या है, थोड़ा मुझे समझाओ। तो उन्होंने मुझे सिखाया, तो मैंने धीरे धीरे लिखना शुरू किया खुद। और फिर सबसे बड़ी ये चीज़ है, देखिए कि आप एक्टिंग किसी को सिखा सकते हैं, आप सिंगिंग किसी को सिखा सकते हैं, आप डांसिंग किसी को सिखा सकते हैं, बट आप राइटिंग किसी को सिखा नहीं सकते। बिल्कुल। राइटिंग एक ब्लेसिंग है, एक ऑब्जर्वेशन है जो आपको सोसाइटी में ऑब्जर्व करनी है, वहाँ से चीज़ें उठानी है और लिख देनी है। तो राज बराड़ पाजी ने मुझे बोला कि जस्ट ट्रैवल द वर्ल्ड एंड ऑब्जर्व पीपल एंड राइट इट, जस्ट राइट इट। तो आपके जो साथी थे पुराने, तो जब ये कंट्रोवर्सीज हो रही थी, उन्होंने इस दौर में आपका साथ दिया या इन कंट्रोवर्सीज में आग में घी का काम किया? नहीं, काफ़ी लोग तो डर गए मेरे साथ जो थे और छोड़ के चले गए। साथ बहुत कम लोगों ने दिया। आर्टिस्ट में तो मेरे साथ अल्फाज है मेरा भाई, उसी ने साथ दिया। आर्टिस्ट तो सारे भाग गए। मेरे साथ लोगों ने काम करना बंद करा। फिर मैंने कहा चलो मैं अकेले ही करूँगा, मैं अकेले ही गाऊँगा। और फिर मुझे बॉलीवुड ने भी कहा कि हमें आपके साथी नहीं चाहिए, हमें आप ही चाहिए। तो वो दोनों चीज़ें मेरे लिए ब्लेसिंग भी थी और कर्स भी था कि मेरे को लोग छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि मेरे साथ विवाद हो रहे हैं, लेकिन उसी तरफ मुझे अक्षय कुमार बाजी बुला रहे हैं, मुझे शाहरुख खान साहब बुला रहे हैं, अमिताभ बच्चन साहब बुला रहे हैं, सलमान खान साहब बुला रहे हैं। तो दोनों चीज़ें मेरे हिसाब से बैलेंस में चल रही थी, इसलिए मैं ग्रो करता गया। कॉन्स्पिरेसी इतनी बड़ी हो ही नहीं पा रही थी क्योंकि ये बड़े बड़े लोग मुझे सपोर्ट कर रहे थे। आज मुझसे बॉलीवुड का बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स गाने मांगते हैं, मैं बहुत कम गाने देता हूँ।
मैंने पिछले साल अक्षय बाजी को ही गाना दिया है, लाल परी, इस साल का सबसे बड़ा गाना है वो। और वो भी इसलिए दिया क्योंकि उनसे मेरा रिश्ता है, वो लेजेंड है। अजय देवगन सर, एक गाना मैंने उनके साथ किया, मनी मनी। और मैं बॉलीवुड में ज़्यादा अब गाने कर नहीं रहा हूँ क्योंकि 13 साल पहले मेरे को लेजेंड्स मिले, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सलमान खान, मुझे ये नाम मिले। और आजकल जो एक्टर्स के लिए मेरे को फिल्मों के लिए ऑफर गाने होते हैं, उनकी इक्का दुक्का फिल्में ही चली हैं, वो लेजेंड्स नहीं है। तो मैंने कहा गिव मी लेजेंड्स। मेरे को आपने 13 साल पहले वो नाम दिए जो सपने थे हमारे। नहीं, ये बताइए, 13 साल पहले आपने एक तो गिव मी लेजेंड्स वाली आपने बात कही, लेकिन 13 साल पहले आपने क्या कहा, गिव मी मनी। वो जिस वक्त सोनू निगम जैसे सिंगर को आज बॉलीवुड पे राज करते थे, उस वक्त वो लाखों रुपए में बात करते थे और अपने 70 लाख और 1 करोड़ की मांग कर दी गाने की। बस अपनी वैल्यू पहचान नहीं आनी चाहिए। देखो वही बात है, अगर हीरा हम खरीदने जाते हैं एक ज्वेलर के पास, है तो वो पत्थर ही, अगर वो करोड़ों रुपए में ना हमसे कौन सा गाना था जिसपे आपने 1 करोड़ रुपए के आपने? वो मैंने नहीं, वो स्पीड रिकॉर्ड्स के पास राइट्स थे अंग्रेजी बीट के, और उन्होंने मुझसे मांगा गाना, हमें अंग्रेजी बीट चाहिए। तो मैंने कहा जी मेरे पास तो राइट्स है नहीं, है राइट्स स्पीड रिकॉर्ड्स के पास हैं। मैंने उसी वक्त स्पीड रिकॉर्ड्स के मालिक दिनेश बाजी को फ़ोन किया, मैंने कहा कम से कम 1 करोड़ रुपया मांगना। मैंने बोला उनको, ये आपका आइडिया था? मेरा आइडिया था। मैंने कहा बाजी कम से कम 1 करोड़ रुपया मांगना, क्योंकि वही बात है ना कि जब बायर हमारे पास खुद चल के आ रहा है, देन यू हैव टू बी अ गुड बिजनेसमैन। इफ़ यू डोंट आस्क यू डोंट गेट, दैट्स द रूल ऑफ बिजनेस। तो अगर बच्चा भी ना रोए तो माँ दूध नहीं पिलाती, तो रोना पड़ता है बच्चे को। तो बिज़नेस मेरा दिमाग शुरू से ही था, तो मैंने उनको एक एडवाइस दी और उनको तकरीबन 70 लाख रुपए भी मिले इस गाने के। नाम मेरा हुआ कि हनी सिंह का गाना 70 लाख में बिका। लेकिन हनी भाई, एक बात बताऊं आपको, जब अब मैं कुछ सालों से आपसे मिल भी रहा हूं, आपको देख रहा हूं, बड़े करीब से भी देख रहा हूं, लेकिन जब मैं आपको देखा करता था आज से 15 साल पहले, टीवी पे हम देखते थे, सुनते थे, तो ऐसे लगता था कि हनी सिंह बहुत हाई हेडेड आदमी है, बहुत बड़ी टशन में रहता है, अपनी टॉर में रहता है। लेकिन ये पहले से ही ऐसे थे या ये बदलाव अब आया है? बदलाव आया मुझ में। मेरा थोड़ा सा तो दिमाग ख़राब हुआ था क्योंकि नया पैसा, नई शोहरत देखने को मिली थी, एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, और प्राइवेट जेट में घूमने लग गए, वर्ल्ड ट्रैवल करने लग गए, लंदन अमेरिका में शोज़ होने लग गए, शाहरुख खान सबके साथ मैं वर्ल्ड टूर कर रहा था। तो थोड़ा सा तो रूट से मेरे पैर हटे थे। ऊपर से मैं ड्रिंक बहुत करने लग गया था और सूखे नशे करने लग गया था, तो दिमाग अजीब सा ही रहता था। तो उसका नुकसान भी हुआ कि मेरा करियर बिल्कुल ख़त्म हो गया था। मेरे को बीमारी लग गई थी, बाइपोलर डिसऑर्डर, जो दिमागी बीमारी होती है। तो मैंने वो 7 साल अपनी ज़िंदगी के गुजारे अंधेरे में, और तब मेरे को, जब मैं 2021 में बाहर निकला, तो मैंने कहा तो दुनिया ही बदल गई है, सब कुछ बदल गया है। और तब मैंने धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव लिए। फिर मेरे को काफ़ी लोग मिले जिन्होंने मेरे को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके गए, जिनमें कपिल त्यागी जी बहुत बड़ा नाम है। और फिर मेरे अंदर बदलाव आने शुरू हुए और मैं इस अपनी सेकंड इनिंग को अब बहुत ध्यान से खेलना चाहता हूँ। आपने जो जिक्र किया, मैं अक्सर आपके कंसर्ट भी देखता हूँ, आप जो जेनजी हैं या यूथ है उनसे अपील करते हैं कि नशों से दूर रहो, सूखे नशों से दूर रहो। सूखे नशे। लेकिन हनी सिंह एक छोटे परिवार से उठा हुआ लड़का, जिसने नाम कमाया, शोहरत कमाई, दौलत कमाई, वो कैसे इस नशे की गिरफ्त में फंस गया? पता ही नहीं चलता सर। ये बेसिकली ये बम्बई शहर ने ये मुझे नशे पहली बार करवाए। मैं इन चीज़ों से बहुत दूर था। हमारे दिल्ली में तो ये कल्चर था ही नहीं बिल्कुल भी सूखे नशों का। शराब वगैरह मैं पी लेता रहा, थोड़ी बहुत बियर वियर पी लेता था, वो भी इतनी थोड़ी बहुत पीता रहा, इतनी नहीं। इतना मेरे को अल्कोहलिक नहीं था मैं। जब से मैं बम्बई शहर गाने तो आप 4 बोतल वोडका लिखते वो तभी, जब वो बात की बात है। अच्छा। वो 2014 में बनाया मैंने। तो 2012 में जब मेरा बम्बई में काफ़ी कुछ नाम होने लग गया और पिक्चरों में गाने आने लग गए, तो बम्बई आना जाना बहुत रहा। तो वहाँ ये पार्टी कल्चर था, ऊपर से मुझे एक्साइट किया जाता था कि अरे तुम तो पंजाबी हो, पी के दिखाओ, अरे तुम पंजाबी हो, ये करके दिखाओ। तो उस टाइम पता नहीं क्या फतूर था और पता ही नहीं चला वो चीज़ लत में कैसे बदल गई, वो चीज़ मेरी ज़िंदगी की ज़रूरत कैसे बन गई। और उसमें मुझसे कई गलतियाँ हुई, कई लोगों को मैंने नाराज़ किया, कई अपने शोज़ मैंने ख़राब किए। और फिर धीरे धीरे मैंने डिस्कवर किया अमेरिका पे, मैं शाहरुख खान साहब के साथ वर्ल्ड टूर पे था। जब 2014 में मेरे को एग्जैक्टली
सिम्टम्स आने शुरू तो हुए। फिर इससे ओवरकम कैसे हुए हनी, क्योंकि जिस फेज की आप बात कर रहे हैं कि ये नशे का दौर, और उसके बाद आपने कहा कि आपके कई शोज भी खराब हुए, इसमें करियर पे बात बनाई, या पूरा करियर पूरा खत्म हो गया था, डिस्ट्रॉयड। ये कितने साल का ये फेज रहा? आप ये लगाइए 2014 में मैंने नशे छोड़े, 2014 में छोड़ दी? छोड़ दिया, आज तक हाथ नहीं लगाया उसके बाद। उसके बावजूद मुझे 7 साल लग गए ठीक होने में। लोग बोलते हैं कि अरे कर ले नशा, ये भोलेनाथ का प्रसाद है, ऐसा कुछ नहीं है, सब गलत है, सब बकवास है। जेनजी को मैं ये कहना चाहूँगा कि सूखे नशों से बहुत दूर रहें, ये बहुत डेंजरस चीज़ है। अगर आप शराब पीते हैं तो उस पर लिखा आता है 40% अल्कोहल है, उस पर एक स्टैम्प्ड आता है कि ये 40% अल्कोहल है, और अगर आप पी रहे हैं तो आपको पता है ये क्या करेगी, एक पैग में क्या करेगी, 2 में क्या करेगी, एक बोतल में आपको उल्टी हो जाएगी और अगले दिन आप पानी पी के ठीक हो जाओगे। लेकिन सूखे नशे ऐसे हैं जिसकी कोई स्टैंपिंग नहीं है कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर छिपकली का जहर है या सांप का जहर है या क्या है। तो आप कर रहे हो तो वो आपको पता नहीं आपके सिस्टम में कितने टाइम तक रहेगी। नशे छोड़ने के बावजूद मेरे सिस्टम में वो सब 7 साल तक रहा। उसके बाद मेरे को 3-4 साल लग गए वापस अपना करियर खड़ा करने में। मतलब 38 साल की उम्र में मेरे पास काम नहीं है, मैं मोटा हो चुका हूँ, मैं म्यूज़िक से कट चुका हूँ, मैं दुनिया से कट चुका हूँ और मुझे दोबारा शुरुआत करनी है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। तो मिलेनियर एल्बम हुई, लोगों ने वापस मुझे प्यार देना शुरू करा। 2 साल से मेरा करियर ट्रैक पे आया है। 3 साल लग गए मेरे को। कपिल भैया जानते हैं कितनी कितनी मुसीबतों में मैं उनसे मिला, और फिर ठीक होने के बावजूद मैंने थोड़ा स्ट्रेस में शराब पीनी शुरू कर दी थी। अच्छा। हाँ, मैं जैसे ही घर से निकला हूँ बाहर, 2021 में ठीक हुआ हूँ, तो मैंने ड्रिंक करनी शुरू कर दी थी हल्की फुल्की। फिर कपिल भैया ने छुड़वाई, कहते इस चीज़ से तो तुम 7 साल। सच में बताइए कितना टाइम हुआ ड्रिंक किए हुए? मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक 2-2.5 साल हो गए। 1 साल पूरा नहीं पी, फिर सोनाक्षी की शादी में मैं बहुत खुश था तब पी, उसके बाद तब से लेके अब तक नहीं पी। अब मन ही नहीं करता। अब और बहुत बड़े गोल्स हैं, वो सब जी के देख लिया, एक्सट्रीम करके देख लिया, एक्सट्रीम डिस्ट्रक्शन करके देख ली, डिस्ट्रॉय करके देख लिया अपने आप को। अब दोबारा क्रिएट करने का वक्त आया। अब मैं बड़ा फोकस्ड हूँ, वो अपनी पुरानी गलतियों से मैं सीख चुका हूँ। तभी मैं यूथ को बार बार कहता हूँ कि बहुत फैशन चल रहा है आजकल। मैं बहुत टेंशन में हूँ कि ये यूथ में सूखे नशों का बहुत फैशन चल रहा है। ये साजिश है हमारे हिंदुस्तान को पीछे लेके जाने के लिए, स्पेशली पंजाब और दिल्ली। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा नशा है, पंजाब में तो बहुत बुरा हाल है। तो आपने कहा कि जब आप वापस इस नशे को छोड़ दिया आपने, फिर जब करियर का जो कमबैक वाला जो एक टर्निंग पॉइंट जिसे कहा जाए, वो क्या था? वो धीरे धीरे से जो आपने गाया था वो था? धीरे क्या धीरे था? भी तब गाने हिट हो रहे थे, लेकिन मैं बीमारी था। वो गाने मैंने बीमारी में बनाए। गाने सब हिट हो रहे थे। दिल चोरी साडा हो गया, बॉलीवुड में गाना आया, मुझे उसके लिए अवार्ड मिला। जी। और उसके बाद 1-2 गाने और आए, चल रहा था सब कुछ। लेकिन मैं मोटा हो चुका था, मैं कैमरा के सामने नहीं आ रहा था, मुझे लोग बुला रहे थे, मैं जाना नहीं चाहता था। असली कमबैक जो हुआ वो मेरा अध्यात्म से जुड़ने के बाद हुआ, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने के बाद हुआ, जब मुझे अपना रियलाइजेशन हुआ कि हाँ मेरी उम्र हो चुकी है। पहली बात तो मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, तो मेरे को इसको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद सच्चाई क्या है, चलो पुराने गाने जो दिए लोग आज भी सुन रहे हैं, आज भी रॉयल्टीज आ रही हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन और नए गाने बनाने हैं। बाल तो सफेद, ऐसा लगता है आपने जानबूझकर कर रखा। ये बस ऐसे ही मैंने कहा चलो अब जो है सो है। और फाइनली मेरे को जो लोग, मुझे लगता था कि 35 साल से ऊपर के लोग मुझे सुनने वाले हैं, जो मेरी पुरानी ऑडियंस है, लेकिन आफ्टर मिलेनियर, इवन कल मैंने दिल्ली के शो में देखा कि 14-15 साल के बच्चे मेरा 15 साल पुराना गाना गा रहे हैं। तो ये एक ब्लेसिंग है जो मुझे भोलेनाथ से जुड़ने के बाद मिली, और मेरा एक्चुअल में कमबैक के पीछे महादेव का हाथ है। एक हल्का फुल्का और सवाल आपसे हनी भाई, सच बताइएगा, हाँ, गर्लफ्रेंड्स कितनी रही आपकी? गर्लफ्रेंड्स बहुत सारी रही, लेकिन इश्क सिर्फ एक ही हुआ। एक ही बार? एक ही बार इश्क एक ही बार हुआ, और वही इश्क रहेगा सारी जिंदगी। नहीं ये अच्छा, हनी सिंह का क्या पीओवी है ये कि क्या प्यार एक ही बार होता है या कई बार हो जाता है? प्यार कई बार हो जाता है, इश्क एक बार होता है। इश्क एक पागलपंती है, एक जुनून है। इश्क हमेशा एक ही इंसान से हो सकता है,
प्यार तो होता रहता है, चलते फिरते होता रहता है। तो आपने तो अभी लगता है कई लोगों के दिल तोड़ दिए होंगे जो लोग जिंगाबाद में आपका इंटरव्यू देखेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब इस बुड्ढे को कौन देखने वाला है, कौन इंटरेस्टेड है इस बुड्ढे में? नहीं, ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन आपके गानों से तो अभी भी ऐसा नहीं लगता है, ना आपके स्टाइल से ऐसा लगता है। बस अपने आप को सही है, यूथ के साथ मिलके चलना है तो थोड़ा बहुत तो सोच जवान रहनी चाहिए। दाढ़ी सफ़ेद हो जाए कोई बात नहीं, सोच जवान रहनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और ये मैंने अपने बड़ों से सीखा है। मैं जब बच्चन साहब के साथ गाना कर रहा था तो हमने उनको बोला कि आप डांस करेंगे, ब्रेक डांस करेंगे? वो कहते हाँ हम करेंगे। जब मैंने अक्षय पाजी के साथ किया तो मैंने कहा पाजी कुछ ऐसा करे, तो बोला हाँ हम करेंगे। तो ये मैंने अपने सीनियर से सीखा है कि दौर के साथ चलने के लिए जो यूथ है उसके साथ में कदम मिला के चलना ज़रूरी है। अच्छा हरि भाई, ये बताइए, आप गाने आपने बताया आपके कई जो हिट गाने हैं उसमें ज्यादातर आपने खुद लिखे हैं, तो ऐसा कोई किस्सा जरूर बताइए हमें कि ऐसा सबसे जल्दी में आपने कौन सा गाना लिखा हो जिसे आप कह सकते हैं कि गाना तो मैंने पलक झपकते लिख दिया था। सबसे जल्दी मैंने एक गाना था मेरा हाई हील्स, उसका रैप लिखा था कि पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स। बहुत हिट गाना था, कैसे, इसका किस्सा जरूर सुना। ऐसे ही लिखा मैंने। मेरे को जो सिंगर था वो यूके से था, वो मेरे पास गाना बनाने आया, मैंने गाना बना दिया। तो उसके बाद वो मुझे बोला कि मुझे आपका रैप भी चाहिए। तो मैंने कहा कोशिश करते हैं। तो जस्ट ये दिल्ली का एक स्लैंग है भाई, कहाँ से आ रही है, कहाँ को जा रही है, खड़ा खड़ा मुस्कुरा रही है। तो मैंने तब ये बात लिखी थी, कहाँ से आई है कहाँ को जाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी। ऐसे ही रैंडमली लिख दिया और आज भी लोग इसको प्यार करते हैं। मैं स्टेज पे गाता हूँ तो लोग साथ में रैप करते हैं। तो ये सब एक ब्लेसिंग है, मुझे ऐसा लगता है एक ऊपर वाले की ब्लेसिंग है। मैंने कोई खास मिर्ज़ा गालिब की तरह या गुलजार साहब की तरह कुछ पोइटिक नहीं लिख दिया। गुलजार साहब ने भी आपके लिए गाना लिखा था? हाँ, उन्होंने भी लिखा था। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। उनसे बातचीत हुई उस दौरान? नहीं, मेरे को तो विशाल भारद्वाज जी का फ़ोन आया। मैं न्यूयॉर्क में था तो मैं फ़्लाइट लेके पहुंचा। मैं बहुत एक्साइटेड था कि गुलजार साहब ने बुलाया। तो जब मैं स्टूडियो पहुंचा तो वहाँ गुलजार साहब थे ही नहीं। तो मैंने कहा जी गुलजार साहब कहाँ हैं? कहते वो तो पंचकुला में, वो वहाँ से बैठ के गाना लिखेंगे, आप तो कुछ आइडिया दो। तो फिर मैंने उनको कुछ आइडिया दिया, फिर वो गाना चला नहीं। वो गाना उस आई थिंक इश्किया डेढ़ इश्किया में आया था, वो चला नहीं गाना। और एक और बात सुनने को मिलती है आपके बारे में कि अनुराग कश्यप आप पर फिल्म बनाना चाहते हैं या चाहते थे, इस बारे में उस कोई वक्त आपकी बात हुई? उस वक्त चाहते थे। वो एक हमारे कॉमन फ्रेंड थे, उनके थ्रू उनसे मुलाकात हुई मेरी 2-3 बार। तो वो फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा यार अभी तो बड़ी सारी चैप्टर्स आने हैं मेरी लाइफ के, इट्स टू अर्ली। क्योंकि जब एकदम मेरा हर तरफ धमाका होने लग गया था, हनी सिंह होने लग गया था, तो दे वांटेड टू मेक अ फिल्म ऑन मी, बट आई सेड नो, लेट्स वेट फॉर अ टाइम एंड स्टिल आई थिंक इट्स टू अर्ली। आई हैव टू अचीव माई 90% जो मैं चाहता हूँ जी। उसके बाद फिल्म अगर मुझ पे बनने लायक हो तो बने। एक आपके जो शुरुआत के दिनों के जो साथी थे, तो अमूमन लोग कहते हैं कि संघर्ष के दिनों के साथी, यानी स्ट्रगल जिन लोगों ने साथ किया हो, तो आपका जो शुरुआती ग्रुप था, क्या आपको लगता है वो भी आपके साथ साथ उसने भी ग्रो किया? या कई लोग हम देखते हैं, कई लोगों के इंटरव्यूज भी सुनते हैं। नहीं, मेरे साथ सब लोगों ने ग्रो किया। मेरा ऐसा कोई साथी नहीं था, अल्फाज को छोड़ के मेरा कोई भी साथी नहीं रहा। सब लोग एक चलती हुई, क्या बोलते हैं ना अभी, उड़ते सूरज को सलाम कर रहे थे। और मुझे पता था इनका कोई मेरे साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, और मैं भी बहुत क्लियर था। तो मैंने कभी किसी को दिल से लगाया नहीं। अल्फाज सिर्फ एक ऐसा इंसान है जो मेरे साथ अनकंडीशनली जुड़ा, जो आज भी मेरे साथ है और आज भी कल मेरे साथ स्टेज पे था। हाँ, मैंने कल वो मेरे साथ स्टेज पे था। वो मेरे साथ सोशल मीडिया पे भी काफी वायरल है। वो मेरे साथ 15-17 साल से साथ में है, और वही साथ में है, और वही बीमारी के वक्त में भी साथ में खड़ा हुआ था। जब मैं हनी सिंह अपना पीक पे करियर पे था, लुंगी डांस वाले दौर में, जब मैं वर्ल्ड टूर कर रहा था, तो तकरीबन 40-45 लड़कों की टोली मेरे साथ चलती थी। जब मैं बीमार हुआ, जब मैं घर पे बैठा तो सब भग गए, कोई नहीं था मेरे साथ, अल्फाज था। आज जब मेरा दौर वापस आया तो मैंने किसी और को नहीं बुलाया, मैंने कहा अल्फाज ही मेरे साथ रहेगा। तो बाकी सब कुछ खास इतना मेरी यारी थी नहीं। मेरे को पता था कि ये लोग मुझे साथ इमोशनली नहीं जुड़े हुए, ये सिर्फ एक चलते सूरज को सलाम कर रहे हैं और कुछ नहीं। एक जो पुराना ग्रुप था जिसमें आपने बहुत सारे यंगस्टर्स को जोड़ा था, अगर उसमें से आपको फिर से दोबारा से किसी के साथ काम करने को अगर कहा जाए तो ऐसा कौन वो शख्स है, अल्फाज को छोड़ के? उसमें हैं लिल गोलू। हाँ, लिल गोलू एक हाफ नेपाली हाफ पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता है, और वो बहुत टैलेंटेड है। और वो कहीं ना कहीं
इमोशनली मेरे साथ जुड़ा था और उसके साथ बड़े अच्छे दिन मैंने गुजारे और वो ज़्यादा अच्छा अभी कुछ करियर में कर नहीं पा रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर उसके साथ काम करने का मौका मिलेगा तो मज़ा आएगा, शायद मैं कोई माध्यम बन पाऊँ उसके कमबैक का। और तो आपने कभी बात नहीं की? कई बार बात करी मैंने। मैं दिल्ली में जब 3 साल पहले रहता था तो मैंने उसको बुलाया भी, बट वही एक आर्टिस्ट की बात होती है, जब आप प्रैक्टिस से थोड़ा बाहर होते हो, म्यूज़िक की प्रैक्टिस से बाहर होते हो, राइटिंग प्रोसेस की प्रैक्टिस से बाहर होते हो, तो आपको टाइम लग जाता है वापस रिकूप करने का। तो मैंने उसको बुलाया, 2-3 दिन दिए उसके साथ, मैंने जैमिंग करी, बट कुछ निकल नहीं पाया। और वही 3 साल पहले मैं अपने कमबैक की तैयारी कर रहा था, तो मैंने कहा मैं आज दोबारा माउंट एवरेस्ट चढ़ने लगा हूँ, तो पहले मैं चढ़ जाता हूँ, फिर उतर के नीचे आऊँगा, फिर भाई का हाथ पकड़ के भाई को भी ले जाऊँगा। तो डेफिनेटली आज मैं थोड़ी बेटर कंडीशन में हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं लिल गोलू अगर मुझे दोबारा मिले, मेरे साथ जैमिंग करे, दुबई आए मेरे पास, तो डेफिनेटली उसके साथ मैं काम करना। तो वो सबसे टैलेंटेड वही था, सारे लड़कों में से सबसे टैलेंटेड। और ऐसा कौन है जिसके साथ आप बिल्कुल किसी सूरत में काम नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई ऐसा भी नहीं कोई है। भी नहीं? हाँ, मुझे पैसा दो, मैं प्रोफेशनल आदमी हूँ। एक वो बात अलग है, उनका घर को बिक जाएगा, उनका घर बिक जाएगा मुझे अफोर्ड करने में, लेकिन मैं एम अ प्रोफेशनल मैन। मुझे पैसा दो, मैं काम करूँगा किसी के लिए भी, किसी के लिए भी, चाहे वो कोई भी हो। चाहे वो कोई भी हो। ये मैंने अपने प्रोफेशनल बड़े अपने गुरु से सीखा है, शाहरुख भाई से। उनका कोई गिला शिकवा नहीं है किसी के साथ। ही इज़ अ सो प्रोफेशनल मैन। उनको पैसा दो, वो काम करते हैं दिल से किसी के साथ। तो हम भी किसी के साथ काम करेंगे। अगर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात करें, अभी तक ऐसा कोई आपका एक फ्यूचर प्रोजेक्ट था जो शायद आपने कुछ वक्त के लिए होल्ड कर दिया? एक बड़ी आप एल्बम लेके आने वाले थे, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, एल्बम तो सारी चल रही हैं। मेरा बस जो ड्रीम फ्यूचर प्रोजेक्ट है जिस पे मैं चाहता हूँ हो, वो है ए.आर. रहमान सर के साथ एक गाना। जी, ए.आर. रहमान सर। ए.आर. रहमान सर के डेमो मैंने बना के रखा हुआ है। जब सर से मेरी मुलाकात होगी तो उनको सुनाऊंगा मैं, और अगर वो होता है तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो ए.आर. रहमान साहब के तो आप बहुत बड़े फैन हैं हाँ, बहुत बड़ा fan। कि आपने रोजा के गाने इतनी बार सुने कि कैसेट घिस दी आपने। उनका टैटू भी कराया हुआ है मैंने, रहमान साहब का? रहमान साहब। ये कब करवाया आपने? पिछले साल करवाया था मैंने। पीछे यहाँ मेरे कॉलर के ऊपर ए.आर. रहमान लिखा हुआ है, उनके ऑटोग्राफ है। ये टैटू बनवाना और ये सब चीजें करना अमूमन लोग तब करते हैं जब बिल्कुल अपने जिसे कहा जाता है ना, बिल्कुल जवानी में होते हैं। मैंने तो जिंदगी में जवानी, पूरी जवानी भर मैंने एक भी टैटू नहीं कराया। पिछले साल मैंने 11 टैटू करा लिए। कुछ था नहीं कराने को, कुछ लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। सबसे पहले मैंने टैटू कराया, मेरी लाइफ का पहला टैटू। ये मेरे मम्मी की ऑटोग्राफ है। वाह, ये मेरे मम्मी की ऑटोग्राफ है, और ये वूम के अंदर, ये गर्भ में मैं हूँ, ये मेरी मम्मी का। ये मेरा पहला टैटू था। ये मैंने सोच रखा था कभी भी कराऊंगा, तो ये मैंने पिछले साल करवाया। ये अरबिक में मेरी बहन का नाम है, और ये महादेव। तो ये 3 टैटू मैंने सबसे पहले कराए, फिर मैंने उसके बाद ए.आर. रहमान सर का कराया, फिर अलग अलग चीज़ें करा रहा हूँ। अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बताइए कि अभी आज के दौर में जो उभरते हुए सिंगर्स हैं, उनमें से कौन आपको पसंद? ए.पी. ढिल्लों मुझे बहुत पसंद है, और वो बहुत लंबी रेस का घोड़ा है, बहुत लंबी रेस का घोड़ा है। वो इतना टैलेंटेड है, इतना समझदार है, और उसके म्यूज़िक में एक तरह की सिमिलैरिटी नहीं है। उसके बहुत वर्सटाइल है वो आर्टिस्ट जी। और वो पूरा जिसे बोलते हैं कि एक ही पैकेज में सब कुछ है। वो खुद म्यूजिशियन भी है, खुद साउंड इंजीनियर भी है, खुद राइटर भी है, खुद सिंगर भी है, खुद परफॉर्मर भी है, दिखता भी अच्छा है। और उसका मुझे ऐसा लगता है कि ये है कि हाँ, मैं अगले 10 साल तक, अगले 15 साल तक जिसको देख पाऊँगा, काम करेगा। ए.पी. ढिल्लों इज़ द वन, वेरी टैलेंटेड। और मुझे मौका मिला उसके साथ गाना करने का, भाई के साथ, और उसने वो किसी और अमेरिकन कंपनी के साथ साइन होने के बावजूद उसने मेरे साथ गाना किया। आई वांट टू थैंक हिम फॉर दैट। तो आप यंगस्टर्स को क्या कहेंगे कि अब उनको हनी सिंह से क्या सीखना चाहिए? उनको ये हनी सिंह से ये सीखना चाहिए कि नशों से दूर, बिल्कुल दूर। कुछ घंटे का जो एंटरटेनमेंट होता है उसके लिए आप नशे कर लेते हैं, एक पार्टी में होते हैं, लेकिन वो आपके सिस्टम में कब तक रह रहा है, कब तक आपका एडिक्शन बन रहा है, और आपको क्या उससे मेंटल हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं, जो अभी है भी बहुत। मैं डॉक्टर से मिलता रहता हूँ मेंटल इश्यूज के। हनी भाई, गाने आपने सारे ऐसे ही लिखे भी आपने, और बड़े सुपर डुपर हिट हुए।
खड़के गिलासी, डोप शो। गलासी के सपोर्ट में मैं आज भी हूँ। अच्छा, गिलासी के सपोर्ट गलासी में के सपोर्ट में मैं शराब, अगर ठेके बंद हो जाएंगे तो मैं शराब पे गाने लिखने बंद कर दूंगा। अब सरकार को बोलिए कि शराब के सारा धंधा बंद करे, पूरे हिंदुस्तान को एक ड्राई इंडिया बनाए, मैं शराब का गाना नहीं गाऊंगा, मैं शराब का गाना नहीं गाऊंगा। और डोप शो हाँ, डोप शोप, एना वीना डोप शोप मारे करो, है ना बिना। एना वीना मारे करो, मत मारा करो। डोप शोप कोई गलत गाना नहीं है, डोप शोप बहुत अच्छा गाना है। उस टाइम पे मैंने ये बात बोल दी थी कि डोप शोप नहीं करना चाहिए। तो आपको अभी क्या बॉलीवुड में गाना पसंद है या अपने एल्बम के लिए गाना पसंद नहीं, है? मैं अब इंटरनेशनल कुछ करना चाहता हूँ। इस साल भोलेनाथ की दया रही, भोलेनाथ की मेहर रही, तो कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे बात चल रही है। इस दुनिया के मेन स्ट्रीम जो इंग्लिश सिंगर्स हैं कुछ, उनको मैं अपना म्यूज़िक दूंगा, और मेरे को अपने आप को इंडिपेंडेंट म्यूज़िक आर्टिस्ट और इस्टेब्लिश करना है हिंदुस्तान में, और एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर मुझे अपने आप को इस्टेब्लिश करना है हॉलीवुड में। तो वो मेरा करियर है, उस पर मैं बहुत टाइम दे रहा हूँ अपना। बहुत सारा वक्त मेरा अमेरिका में गुजर रहा है इस बार। अब ये इंडिया का टूर करने के बाद तकरीबन 2 महीने में लॉस एंजलिस हूँ। सो दे आर लॉट्स ऑफ record labels and companies they wanna sign me for these projects. ओह ग्रेट। तो मैं चाहता हूँ कि मैं हिंदुस्तान की साउंड दूँ, मतलब वीकेंड भी मेरे तबले पे गाए, ब्रूनो मार्स भी मेरी ढोलक पे गाए, ये मैं चाहता हूँ। इंडिया के म्यूज़िक को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। हनी भाई, आपने अभी बात कही कि अब आप बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं, स्पिरिचुअल जर्नी की आपने बात की। अमूमन तो ये होता है, आदमी जब स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत उसके हो जाती है तो फिर मोह माया से ऊपर उठ जाता है, लेकिन आप तो अभी और माया के पीछे भाग रहे हैं। मैं माया के पीछे नहीं भाग रहा, सच बताऊँ तो मैं सक्सेस के पीछे भाग रहा हूँ, और फिर माया साथ में आ रही है। मैं बिल्कुल माया के पीछे नहीं भाग रहा हूँ। देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि इस दुनिया में अगर किसी को सुख शांति चाहिए तो वो ब्रह्मा जी को मानता है। जिसको अपनी लाइफ स्मूथ चाहिए, पैसा दौलत चाहिए, वो विष्णु जी को मानता है। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो भोले को मानता है। तो मैंने जब भोले के आगे सर टिकाया तो मुझे कुछ नहीं चाहिए था, भोले ने मुझे कमबैक दिला दिया। आज मेरे पास हॉलीवुड के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, सब भोलेनाथ की दया। तो मुझे एक सच बताऊं तो मैंने जीना छोड़ दिया था, मुझे भोलेनाथ ने वापस जीने का मकसद दिया। और आज मेरे पास जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कल मेरे शो पे 40,000 लोग थे, इस बुड्ढे को देखने लोग 40,000 लोग आए थे। तो ये अगर मेरे को माध्यम मिल रहा है और ये सब चीज़ें मुझे मिल रही हैं तो मेरे को वापस मन कर रहा है दौड़ने का। लेकिन अब मैं अपनी पुरानी गलतियों से सीख चुका हूँ, एक वो नहीं करनी, दूसरा माया के पीछे मैं इतना नहीं भागता। बट आई एम वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी गुड एट बिजनेस विच इज़ डिफरेंट। बट पैसा मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोजेक्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। पिछले साल का गाना लाल परी मैंने अक्षय बाजी को फ्री में दिया। अच्छा, फ्री में? हाँ, फ्री में दिया मैंने। मेरा रिलेशन है उनके साथ, वो भाई है मेरे। उनको ये गाना पसंद आया, मैंने उनको फ्री में दिया। मैंने लुंगी डांस उस वक्त में जब मैं माया, मोह माया सब में घुसा हुआ था, लुंगी डांस भी मैंने शाहरुख खान भाई को 1 रुपये में दिया था। 1 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट है मेरे पास, मैं आपको दिखा दूंगा। लुंगी डांस का इतना सुपर डुपर हिट गाना, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गाना। तो मैं पैसे को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझता। पैसा ज़रूरी है, पैसा कमाना था ज़िंदगी में, माना, लेकिन सक्सेस के साथ अपने आप पैसा आ जाता है। इट्स नॉट दैट प्राइम। आजकल एक फैशन हो गया। फैशन क्या मतलब, ये पहले से भी आया, लोग कहते हैं मैं अथीस्ट हूँ। तो आप ये स्पिरिचुअल पहले से थे या अब हुए? नहीं, पहले मेरे ये को, क्या कैसे आप इस तरफ आए? पहले मुझे भगवान में ज़्यादा यकीन नहीं था, लेकिन मेरी स्पिरिचुअल जर्नी कुछ 5-6 साल पहले शुरू हुई। और जैसे जैसे मैं ठीक होना शुरू हुआ, कपिल त्यागी भैया ने मेरे को बताया कि स्पिरिचुअलिटी आपकी रियल सेंस है और रियल सेल्फ है। अगर इसको जानोगे पहले तो अपने आप को और डिस्कवर कर पाओगे अच्छे तरीके से। फिर हरिद्वार में एक मंदिर है, नीलेश्वर धाम मंदिर जी। मुझे किसी ने वहाँ का बताया। वहाँ मेरा ऐसा कनेक्शन हुआ कि वहाँ पे जब मैंने जाना शुरू करा तो मेरा एक भोलेनाथ से कनेक्ट अलग सा बना। तो तब मैंने देखना शुरू करा कि मेरे में एक अलग ही सी एनर्जी आनी शुरू हो गई, अलग शक्ति, लड़ने की, वापस खड़ा होने का एक रीज़न मिला। नहीं तो मेरे पास कोई रीज़न भी नहीं था। मुझे ठीक था, हाँ पुराने गानों की रॉयल्टीज़ आ रही हैं, खा पी रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, गाड़ियाँ हैं, सब कुछ, कोई रीज़न नहीं था वापस कम बैक करने का। तो मुझे ऐसा लगा कि उसकी वजह से मुझे कम बैक हुआ है मेरा, भोलेनाथ की वजह से। तो हनी भाई ये बताइए, 1-2 सवाल आपके फिर से मैं आपको पीछे लेकर जाऊंगा। अभी आपने बताया कल भी आपने कंसर्ट किया, अभी आपका पूरा देश भर में कई कंसर्ट है आपके इंडिया चैप्टर जो ये आप कर रहे हैं। तो जो आपका पहला कंसर्ट था लाइफ का,
उसके बारे में जरूर, उसका किस्सा क्या था, कब था वो, कैसे हुआ, क्या तब के हनी सिंह में और अब के हनी सिंह में क्या मैंने अंतर है? एज अ फर्स्ट कॉन्सर्ट अपना किया था एज अ डीजे जीसस एंड मैरी कॉलेज दिल्ली में, ये कौन सा साल रहा होगा? 2003 या 4। अच्छा, मैंने एज अ डीजे सेट परफॉर्म किया था, गाने रीमिक्सेस किए थे। तब मैं योयो हनी सिंह नहीं था, तब मैं हनी सिंह भी नहीं था। तब जस्ट मुझे 20,000 लोगों के सामने परफॉर्म करने का मौका मिला और मैंने नए नए रीमिक्सेस बना के उनको प्रेजेंट किए। तो वो बहुत अच्छा टाइम था। लेकिन मुझे अपनी परफॉर्मेंस पिछले साल से ज़्यादा अच्छी लगनी शुरू हुई जब मैंने मिलियनेयर टूर किया, क्योंकि मैंने एक डायरेक्टेड शो किया पहली बार। और इस बारी भी जो माई स्टोरी इंडिया चैप्टर है, ये एक डायरेक्टेड शो है 3 घंटे का। इसमें एक कहानी कही जा रही है। ये नहीं है कि आप स्टेज पे जा रहे हैं और आपने 20 गाने गाए, 2 घंटे पूरे हुए, आप उतर गए। इट्स अ स्टोरी। सो आई एम लाइकिंग दिस वर्जन मोर देन द ओल्डर वर्जन। ओल्डर वर्जन में जितना कुछ था वो बाई चांस होता गया। चलती गाड़ी में लोग चढ़ते गए, चलती गाड़ी से उतरते गए, मेरे को जहाँ मिली हवा मैं वहाँ चलता गया। लेकिन नाउ इट्स आई एम बेटर, आई एम कंपोजिट, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स एंड आई वांट टू मूव ऑन बिगर एंड बेटर। अच्छा ये बताइए हनी भाई कि पूरे करियर में कई तरह के ऑफर्स आपके पास आए और पंजाब में कोई भी हिट सिंगर जब हो जाता है, पंजाब का जिक्र करूंगा खास तौर पे, तो उसको पॉलिटिकल पार्टीज के भी इनविटेशन आना शुरू थे कि भाई आजा इलेक्शन लड़ ले। तो क्या हनी सिंह को कभी कोई ऐसा प्रपोजल आया? नहीं, मुझे ऐसा कभी कोई प्रपोजल नहीं आया और मैं तो बना भी नहीं पॉलिटिक्स के लिए। मैं इस चीज़ से बहुत दूर रहता हूँ, सियासी चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ। लेकिन पॉलिटिक्स झेली तो आपने बहुत। हाँ, पॉलिटिक्स झेली, वो समझ गया। हर चीज़ में पॉलिटिक्स है, लेकिन जो इंडियन रियल पॉलिटिक्स है दैट्स वेरी डिफरेंट। एंड मुझे नहीं लगता वो कलाकारों को करनी चाहिए, क्योंकि वो एक तपस्या है। वो पूरा अपना जीवन देना पड़ता है लोगों को। तो अगर आप एक कलाकार हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं आज मशहूर हो गया हूँ, 40,000 के लोग मुझे खड़े होकर देख रहे हैं तो ये मुझे वोट भी देंगे, ऐसा नहीं है। मैं काफ़ी सियासी लोगों को जानता हूँ करीब से, वो अपना पूरा जीवन दान किया हुआ उन लोगों ने देश के लिए। वो गांव-गांव में जाके धक्के खा खा के लोगों का काम करते हैं। और और कई तो ऐसे भी सियासी लोग जो दान ले लेते हैं दुनिया भर से। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, बट पॉलिटिक्स इज नॉट फॉर मी, नेवर। तो हनी भाई ये बताइए कि आपको अगर म्यूजिक की बात करें, आपका अपना म्यूजिक है, अपना जो जॉनर है, इसके अलावा कौन सा गीत, कौन सा सिंगर पसंद है आपको? मैं जिस तरह का म्यूज़िक बनाता हूँ उस तरह का म्यूज़िक बिल्कुल नहीं सुनता हूँ। जी। मुझे बेगम अख्तर की ठुमरी बहुत पसंद है। अरे मुझे मेहंदी हसन साहब बहुत पसंद है। मुझे गुलाम अली, जगजीत सिंह सर, मोहम्मद रफ़ी बहुत पसंद है। किशोरदा बहुत पसंद है। मन्ना डे जी बहुत पसंद। अपने गानों के अलावा कोई गाना जो हनी सिंह को बहुत दिल के बहुत करीब हो? वो सब गाने गाए नहीं जा सकते ना मुझसे। थोड़ा सा मैं तो ऑटो ट्यूनर सिंगर हूँ। जी, एक लाइन गुनगुनाते तो होंगे, गुनगुनाने के लिए कह रहा हूँ। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। ये मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना है। इनके गाने गाने बहुत मुश्किल है। हम तो ऑटो ट्यूनर सिंगर हैं भाई। लेकिन हनी भाई, आपने जो ये चश्मा लगाया है, इसके अंदर से मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपकी आंखें देख पा रहा हूँ। जब आप ये गाना गा रहे थे, लिखे जो खत तुझे, तो मैं एक देख रहा था कि आप एक शून्य की तरफ देख रहे हैं। तो ये बता दीजिए, खत किस किस को लिखे हैं आपने, ये बता दीजिए। खत मैंने एक ही के लिए लिखा और जल्दी वो खत पढ़ा जाएगा। अच्छा, जल्दी पढ़ा जाएगा। तो ये कब से खत लिखे जा रहे हैं जो अभी तक पढ़ा ही नहीं गया? बहुत पुरानी आशिकी है, बहुत पुरानी आशिकी। तो ये तो आप जिंगाबाद पे आगे इसको कहते हैं खबर देना। अच्छा, इसको कहते हैं खबर देना। जी। तो ये माना जाए कि हनी सिंह का खत अब बड़े जल्दी पढ़ा जाने वाला है। हाँ, कोशिश है अगले साल पर 2 साल 3 साल जब भी। अब इतना भी मत करिए हनी अब भाई, जरूरत है। एक चीज़ की कमी है, किसी एक ऐसे साथी की जो पूरी जिंदगी साथ चले, तो वो आएंगे जल्दी। तो यानी जल्दी अब हनी सिंह ने जो खत लिखा वो खत पढ़ा जाने वाला है। बिल्कुल पढ़ा जाएगा। और मिस्टर एंड मिसेस हनी सिंह वाली जो बात है वो हकीकत में तब्दील होने वाली है। बिल्कुल होनी चाहिए। भोलेनाथ की मेहर रही तो सब होगा जी। तो हनी भैया, जब आपने ये बात कर लिया तो वैसे में एक सरप्राइज हम भी आपको देना चाहेंगे। मैं चाहूँगा आकाश, मेरे प्रोड्यूसर यहाँ पर हैं, कि वो
भूपेंद्र कौर जी को जरूर यहाँ बुला कर लेके आए, आपके माता जी, और जिनका बहुत खास रोल है आपके करियर में, जो हमने पढ़ा है, हमने सुना है। और खास तौर पे ऐसे वक्त में जब आपने ये जिक्र छेड़ा तो मुझे लगता है कि उनसे भी बातचीत हमें करनी चाहिए। आ गए जी, आओ जी आओ। आइए, नमस्ते आंटी, कैसे हैं आप? तो हनी भाई, अब माता जी भी आ गई हैं, तो आपकी जो सबसे पहले सिंगिंग करियर की जो शुरुआत हुई, बचपन की बात कर रहा हूँ, तो आपकी गुरु जो हमने सुना है, पढ़ा है, आपकी माता जी ही रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मम्मी से ही मैंने म्यूज़िक का ज़्यादा सुनना शुरू किया। मम्मी सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट लेती थी और प्रैक्टिस करती रहती थी घर पे, तब बहुत सुना मैंने साथ में। तो आंटी कैसे, मतलब हनी कब से हनी ने गाना शुरू किया? हनी ने 3 साल का था सबसे। 3 साल से? अच्छा, आपको कैसे लगते हैं हनी भाई के गाने, कैसे लगते हैं? सच में बताइएगा आंटी आप। मेरे को अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं? हाँ, तो सबसे अच्छा गाना कौन सा लगता है इनका आपको? मेरे को पहला सॉन्ग भी इसका बहुत अच्छा लगा था, टिन डिन 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 डिन, वो खड़के गिलास। खड़के गिलासी। हाँ, वो बहुत जबरदस्त गाना था। हाँ, बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक दौर ऐसा भी तो होगा आंटी, जब पड़ोस के लोग कहते होंगे कि आपका बेटा पढ़ाई नहीं कर रहा है, नौकरी नहीं कर रहा है, एक वो भी दौर रहा होगा। नहीं, लोग ये नहीं कहते थे, ये पढ़ाई करता, इसका दिमाग तो बहुत तेज था, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता था। अगर इसने बहुत ध्यान से पढ़ लिया तो इसके 100 में से 100 मार्क्स आएंगे, अगर ध्यान से नहीं पढ़ा तो 0 आएंगे। तो पढ़ाई करते थे हनी पाजी बचपन में या? नहीं, पर मुझे ऐसा लगता था ये बचपन से ही ना, अपना कंप्यूटर भी इसने जब लिया तो ये म्यूजिक बनाते थे, हमें लगता था बहुत पढ़ रहा है बच्चा। अच्छा, और ये म्यूजिक बना रहे होते ये थे? म्यूजिक बनाते थे हमें ऐसा लगता था। डायलॉग्स है ना उनके साथ भी, पुराने कौन सी पिक्चर थी, शोले, गदर, वगैरह, गदर। ये डायलॉग्स इतने अच्छे बनाता था, उसके साथ म्यूजिक बड़ा अच्छा देते थे। बैकग्राउंड स्कोरिंग सीख रहा था मैं खुद ही। ये क्या उम्र रही होगी उस वक्त आंटी इनकी? 18-19 साल। नहीं, उससे भी छोटी उम्र थी। 18-19 थी, 18। हाँ। तो आप बता रहे थे कि जब आप भी गाना गाते थे, तो जो आपके जो मेल सिंगर होते थे, तो उनका उनसे ये गाता था, इनसे गवाते थे आप, इससे उनके गवाते। एब्सेंस में, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। प्रैक्टिस हो जाए। तो ये पूरे सुर ताल में गाते थे? बहुत अच्छे से इसने मेरे साथ लिरिक्स में काफ़ी मेरे को सपोर्ट किया। माहौल हमारा गाने का ऐसा था कि मेरे फादर बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे, हारमोनियम वगैरह, हमारे घर दरबार लगता था, कीर्तन होता था, तो हम गाते थे, हम सभी बहनें हम गा लेती थी। तो मेरा गाने में रुझान इतना था, हम किचन में भी काम कर रहे हैं तो गाते ही थे। इसको स्लैब पे बिठा लेना साथ ही, तो जब मैंने प्रैक्टिस करनी मैंने गाना, तो मेल सिंह में आवाज़ ये निकालता था ऐसे ही। 1-2 बार जिसने मेरा रिकॉर्डिंग सुन के आवाज़ निकाली तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मेरे साथ जो था ना गाने का वाला लड़का, सिंगर्स हो, वो काफ़ी दूर रहते थे, उनसे मेरी रिहर्सल नहीं हो पाती थी। अच्छा। तो मेरी रिहर्सल ये करवाते थे। अच्छा। जब ये 5 साल के थे। तो हनी भाजी, आंटी के साथ कभी गाना गाने का प्लान नहीं किया कि? हाँ, हम करेंगे रिकॉर्ड कुछ। मैं सोच रहा था कि हमारे प्रकाश कौर जी, सुरेंद्र कौर जी पंजाब की सिंगर हैं जी, उनके गाने मम्मी बहुत पसंद करती हैं, तो उनका कोई गाना हम रीमिक्स करें मम्मी की आवाज़ में, वो है प्लान। पर मैं जब भी इनसे कहती थी मेरे से भी गवाओ, तो कह रहे अभी आप सीखो। अच्छा। हनी भाजी ऐसा है? मजाक करता हूँ। नहीं, ये कह रहे अच्छा मैं आपको एक टीचर रख के दूंगा, आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, प्रैक्टिस किया करो। तो आंटी, सबसे ज्यादा गुस्सा कब आपने हनी से किया? बचपन में? हर बात पे। हर बात पे? कभी हाँ, टिकाया भी कुछ कभी? बहुत बहुत मार खाई है मेरे से, हनी भाजी, याद है बार मम्मी की? ओह, बड़ी मजेदार। टिका के। सबसे ज्यादा मार किस बात पे खाई हनी? वैसे ही किसी को भी छेड़ देना, नकल लगाना, मिमिक्री करना। अच्छा, मिमिक्री भी करते हो? स्कूल में टीचर्स की मिमिक्री करता रहा तो तब बहुत मार पड़ती थी। मम्मी कहती टीचर की मिमिक्री नहीं करनी। मैंने और कभी गलती से ये कह रहा था, वो टीचर ना, अब वो मेरे साथ उन्होंने ऐसे किया, वो टीचर कुछ ये समझती है अपने आप को। हाँ। तो मैंने लगाया था पढ़ कि टीचर के बारे में ये ऐसा कभी नहीं बोलना, टीचर गुरु है, उनको हमेशा रिस्पेक्ट दो। बच्चे इनके दोस्त भी कहते थे ना, नहीं आंटी वो टीचर ना अपने आप को ज़्यादा समझती है। मैंने कहा ये वाली बात नहीं बोलना मेरे सामने कि वो टीचर अपने आप को ज़्यादा समझती है। टीचर मदर के बाद एक टीचर ही होती है जो बच्चों को आगे लेके जाती है। इसकी टीचर्स बहुत प्यारी है, बहुत प्यार करती मैं है आज भी उनके साथ कांटेक्ट में।
अच्छा, स्कूल टीचर्स। हाँ, अरे बहुत अच्छा। तो हनी सिंह बचपन से मतलब शरारती थे बहुत? शरारती बहुत थे, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे बस। अच्छा, लड़ाई झगड़ा नहीं। लेकिन इनके गाने सुन के तो ऐसा लगता था कि फाजी खूब लड़ाई झगड़ा करते होंगे। नहीं, लड़ाई नहीं करते थे। अच्छा, इसमें बहुत पेशेंस थी। मतलब खूब यारबाज आदमी रहे बहुत हैं। यारबाज। दोस्तों के लिए खूब दोस्त- किया। और गर्लफ्रेंड्स के लिए कितना कि आंटी सच में बताता। गर्लफ्रेंड्स में स्कूल की लड़कियां मेरे घर आके कहती थी आंटी वो हमसे बात नहीं करता। अच्छा, बात नहीं करता। हनी भाजी ये बात तो मतलब, तो मैंने कहा आप मेरे को क्यों कह रहे हो, स्कूल में बात करो। अच्छा मतलब शर्मीले थे हनी सिंह? शर्मीले तो नहीं थे, पता नहीं क्यों। वो जब घर में बात हो रही हो तो वो बनना पड़ता है। तो अच्छा, कभी किसी गर्लफ्रेंड ने कोई शिकायत नहीं की इनकी? अरे घर तक मैंने- पहुंचने नहीं अच्छा, पहुंचने नहीं दी। पहुंचते नहीं थे। मैं इनको यही कहती थी कि रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, कि मैं आप गर्लफ्रेंड चाहे बनाओ, फ्लर्ट नहीं करना किसी के साथ। हनी भाजी फ्लर्ट कभी नहीं किया? सच में हनी पता भाजी? नहीं भाई, अभी अब मेरे से ये सवाल मत पूछो। तो हनी भाजी एक और सरप्राइज, आपके पिताजी भी हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूंगा कि हनी भाजी के पिताजी को भी यहाँ बुलाया जाए। आकाश, अरे वाह। और सरदार सरबजीत सिंह जी, हनी भाजी के फादर है। अंकल, आपका बहुत बहुत स्वागत है जिंदाबाद में। प्लीज, जिंदाबाद 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 होगा जी। तो अंकल, जैसे अमूमन घरों में होता है, सामान्य परिवारों में, हमारे घरों में, कि पिताजी हमेशा डंडा लेके खड़े रहते, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। वो तो था ही। तो आप क्या चाहते थे कि हनी सिंह पढ़ाई करे या म्यूजिक की तरफ जाए? नहीं, असल में होता है ना, एक तो हमें भी जैसे शौक था, एक शौक होता है, एक प्रोफेशन होता है। तो अभी नहीं था कि प्रोफेशन में जब वहाँ तक जाएंगे, इस तरह नॉट एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो शौक मेरे को भी बहुत था। तो जब मैं बाहर रहता तो इसके अंदर पैशन बहुत हो गया था। कंप्यूटर था, उसको देके जब मेरे को आना, साइड में ले जाना, मेरे को पता भी नहीं चलना था, यही करता था ना। तो बिल्कुल लाइन में लगा देना, तो ऐसे यूज़ करता। अगर ये पढ़ने के लिए ना बोलते तो आज अमेरिका में गोरे मेरा इंटरव्यू लेते हैं, मैं अंग्रेजी में बात ही नहीं कर पाता। तो ये इन्होंने अच्छा करा जो मेरे से इन्होंने बीएससी करवाई कंप्यूटर साइंस में। तो आज मैं, पढ़ाई तो ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट आजकल भी बच्चे बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं रीलों पे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप वेरी राइट। आगे जाके लाइफ में 30-35 साल की उम्र के बाद समझ पाते हो कि पढ़ाई का असली महत्व क्या है। जी, तो पढ़ाई अगर ना करी होती, छोड़ दी होती, तो मुझे नहीं लगता कि म्यूज़िक से बहुत कुछ हो जाता, क्योंकि पढ़े लिखे से एक अलग विजडम मिलती है आदमी को। बिल्कुल। और इन्होंने इतना इंटेलिजेंट था, गाड़ी थी बाहर, तो जब ये 18 से ऊपर गया तो एक दिन गाड़ी को बाहर करा। मैं कहा नहीं नहीं, ये तो ऑलरेडी चलाता था, पता भी नहीं चलता था, इतनी सफाई से करता था काम ये, हर चीज़ जो सीखी इसने। तो गाड़ी चलाना कब सीखा हनी भाजी आपने? अंकल तो कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं चला कब से। 16-17 साल की उम्र में तो घर से गाड़ी? स्कूल में लड़के गाड़ियाँ लेकर आते थे, तो उनकी चला चला के सीख लिए। फिर 18 साल का जब हुआ तो पापा ने चलानी। वो गाड़ी इतनी सफाई से लगाता था वहाँ पर, रात को लड़ना, हम तो सो जाते थे, रात को आना। तो ये कहते मैं इस तरफ मुंह करके लगाई थी, तो सुबह उठाऊं तो मुंह इसका इधर है। अच्छा, मतलब अंकल हनी भाजी रात में गाड़ी उठा के दिल्ली भ्रमण पे निकल हाँ, जाते वो थे हमें गेड़िया मारने? वो इसकी सिस्टर इसका साथ मेरे देती को थी। बहुत देर बाद पता चला। अच्छा, पापा के वहाँ से चाबी निकाल के इसको चुपचाप दे देनी। जब ये अडल्ट हो गया, फिर लाइसेंस बना, फिर तो चला, लिबरल था, चलो हो तो गया। हनी भाई रात में गाड़ी निकाल के कहाँ जाते थे? हाँ जी, अपने नहीं नहीं नहीं, सच में बताते, कहाँ जाते थे? कहीं नहीं, अपने यार दोस्तों को घुमाते थे वहीं पे करमपुरा में, दिल्ली पंजाबी बाग के 3-4 चक्कर मारे कि पेट्रोल की सुई भी कम नहीं होनी चाहिए। पेट्रोल की सुई भी कम हुई तो पता चल जाएगा। थोड़ा सा ऐसी शौक, नया नया शौक, बस वही था। एक और सवाल आपसे, फिर एक और सरप्राइज हनी भाजी छोटा सा और आपके लिए है। अंकल, जब हनी पंजाब चले गए तो तब आपको नहीं लगा कि इनको, आपने उनको वापस बुलाया हो कि वापस आ जाओ दिल्ली, या आपको लगा कि नहीं अब ये जिस नहीं, उस रास्ते पे? समय मैं कॉन्फिडेंट था जब गया ना पंजाब में। पंजाब की धरती ने हमें बहुत कुछ जब इसको फर्स्ट अवार्ड मिला था, सॉन्ग रिकॉर्डिंग का था ना। 4 अवार्ड थे, सारे इसी के नाम के थे। पंजाब ने हमें बहुत सपोर्ट किया। पंजाब ने मेरे करियर को एक अलग, हमें पैसा मिलना शुरू हुआ,
जी। और मैंने घर पे पैसा देना शुरू करा तो मम्मी पापा का कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। तो मम्मी पापा ने कहा अच्छा है, तेरे को पंजाबी इंडस्ट्री अगर सपोर्ट कर रही है तो यहीं पे करता और रहे काम। पीटीसी का पहला अवार्ड मिला था इनको, साउंड का था ना? साउंड रिकॉर्डिंग, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर बहुत खुशी 4-5 हुई साल थी। तक मिलता रहा मेरे को। पंजाब बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी पहले लोग कहते थे आप पंजाब से हो, तो मैं मना नहीं करता, मैं हाँ पंजाब से। हाँ, उस कर्म भूमि ने मेरे को दाल रोटी दी, उस कर्म भूमि ने मेरे को खड़ा किया। तो पंजाब का तो एक्चुअली जब इसने म्यूजिक बनाना शुरू किया तो तो पतला सा ये था, बहुत छोटा सा लगता था। और इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट वो सोचते थे इतना छोटा सा लड़का है, ऐसा कैसे म्यूजिक बना सकेगा। तो जब उन्होंने देखा कि इसका म्यूजिक में दम है, कई लोगों ने फिर इसके ऊपर पैसे वैसे लगाए, काफ़ी म्यूजिक दिया। फिर इसने बाद में अपनी पर्सनल निकाली। फिर तब लेकिन आंटी मुझे याद है हनी पाजी का वो शुरुआती दौर का जो वीडियो, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, छोटा सा लड़का आज भी, बल्कि मैं आज इंटरव्यू से पहले भी देख रहा था आपका बहुत पुराना आपका गाना देख रहा था। लेकिन एक बार फिर से इन्होंने अपने आप को बाल सफेद कर लिए, लेकिन अपने आप को बना वैसे दिया। हाँ, वैसे बना दिया। तो आपने नहीं कहा कि बाल तो भाई काले मैंने कहा घर के बगल में हो जाएंगे? नहीं, मैंने कहा पापा मम्मी के बाल काले हैं बच्चे के। मैंने कहा हमें बाल ज्यादा सफेद करने पड़ेंगे। तो कह रहे हैं नहीं, आपको अच्छा लग रहा है ना, लोग को पसंद कर रहे हैं, तो आप क्यों मना कर रहे हो। मैंने कहा चल ठीक है, जैसे लोगों को पसंद है। हाजी बाजी अलग स्टाइल है, मेरे को तो अच्छा लगा। मैंने जब पहली बार किया 2 साल पहले तो मुझे अच्छा लगा, मैं कॉन्फिडेंट। मतलब ये आपने Response सफेद बहुत अच्छा करवाए हैं हनी नहीं भाई? नहीं, ये सफेद ही हैं, ये सब दाढ़ी बाल सब सफेद। ये ओरिजिनल है? ओरिजिनल है। अच्छा, नहीं मुझे हमने लगा काले करे हैं। हमारे ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल नहीं है ब्लैक। तो बिल्कुल हनी भाजी, आपकी सिस्टर स्नेहा सिंह भी हमारे साथ है। मैं चाहूंगा उनको भी, आकाश प्लीज स्नेहा जी को उनको भी लेकर आए चेयर। तो उनसे भी हम बात करें। वाह, मतलब पूरा परिवार अब एक साथ। स्नेहा भी हमारे साथ है यहाँ पे। तो हनी पाजी जब बचपन में, मतलब बचपन में नहीं, थोड़ी सी जवानी की जब शुरुआत थी इनकी, जब ये घर से रात में गाड़ी चुरा कर ले जाया करते थे, जब वो आप चाबी चुरा कर लेके आते थे अंकल के कमरे से, तो वो डर की वजह से या क्या, या कोई अंडरस्टैंडिंग थी आपस में? कोई होता है ना बहन भाई में कोई लेन देन की हमारा बात? कोड वर्ड था। कॉर्डवर्ड था। क्या 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 कोड वर्ड था? बस ऐसे ही, मैं भाई बहन चाबी ले जा फटाफट से। मेरे कॉलेज से इतनी कंप्लेंट्स जाती थी, मेरे को पता होता रहा आज कॉलेज से चिट्ठी जाएगी कि अटेंडेंस कम है, क्योंकि मैं म्यूजिक डीजेस के पास बैठे रहना, कॉलेज जाता ही नहीं था मैं, डीजेस के पास बैठे रहना, म्यूजिक लाइब्रेरीज में बैठे रहना, तो मेरी अटेंडेंस कम हो गई। तो मेरे को पता लगा भी कॉलेज से तो चिट्ठी निकल चुकी है। तो मैंने गुड़िया को फ़ोन कर दिया, गुड़िया आज या कल में चिट्ठी आने वाली है, बहन मम्मी पापा के हाथ नहीं लगनी चाहिए। ये पहले ये पहुंच धूप के में बैठी रहती थी ऐसे, अच्छा, धूप में, सीढ़ियों में ना, धूप में बैठी रही कि कोई गलती से मम्मी के हाथ में लेटर ना लग जाए। वो चिट्ठी सीधा इसके हाथ में, इसके हाथ से सीधा मेरे पास, किसी को पता नहीं चला। उस दौरान ये होता था ना कि यूर ऑल्सो ग्रोइंग अप, आप बड़े हो रहे हैं। तो मैंने भाई को कहा भाई मैं इतनी देर बाहर बैठूंगी, मैं काली ना हो जाऊँ। तो उस टाइम कहाँ सनस्क्रीन आप देखते थे। तो भाई ने कहा कोई बात नहीं, वो इस दौरान पोस्ट ऑफिस वाला इतने बजे आता है, तो बस उठा लियो। मैंने कहा ठीक है। और मैं पूरा दिन वेट करती रही और मैं अपनी बाजुएं देखती रही कि मैं काली तो नहीं हो गई। बट या भाई ने कहा मैं तो ले आया था पोस्ट ऑफिस से। मैंने कहा भाई बताना तो था। कि क्यों? मैंने कहा मैं काली हो गई हूँ। तो कुल मिलाकर आपने कोई चिट्ठी हाथ नहीं रखने दी अंकल आंटी ने? नहीं, कभी नहीं। एकदम क्लीन रिकॉर्ड। एक बार कॉलेज में भी किसी अपने दोस्त के मदर को मदर बना के ले गया था। अरे वाह, अच्छा, ये क्या किस्सा है भाजी? वो इतनी कॉलेज से चिट्ठियां पहुंची घर पे, हाँ, और मैं घर से कोई आ ही नहीं रहा। तो मेरे को कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि भाई तुम अपनी मदर को लेकर आओ, हमने इतनी चिट्ठियां भेज दी, कोई मिलने नहीं आता, अगर अब तुम्हारी मदर नहीं आएंगी तो तुम फाइनल एग्जाम नहीं दे पाओगे और डिग्री तुम्हें नहीं मिलेगी। तो मैंने अपनी दोस्त को बोला, मैंने कहा यार अपनी मम्मी किराए पे मिलेगी। तो वो बोली ठीक है भाई ले जा। तो उसकी मम्मी थोड़ी सी इजी थी, कूल थी। मैंने समझाया, मैं कहा आंटी मम्मी मेरी आएंगी तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, आप मेरी मम्मी बन के चल पड़ो। तो उनकी मम्मी को मैं अपनी मम्मी बना के कॉलेज में ले गया। तो टीचर बोले ये आता नहीं है जी, बाहर बाइकों पे लड़कों के साथ घूमता है, और यहाँ चले जाता वहाँ चल जाता, दिवाली के दिनों में बाथरूम में बम फोड़ता है। तो वो हंसने लग गई। तो मैंने कहा हंसो मत, मुझे डांटो, आप मम्मी हो मेरी। वो कह रही अच्छा वाह ये नहीं करता है। मैंने कहा आप हंसो मत आंटी, मुझे डांटो। तो वो बड़ी सारी चीजें थी। मैं जहाँ से आता हूँ वेस्ट दिल्ली से स्पेशली, जी, हसल सिखाता है।
लाइफ में हमें कुछ ना कुछ बस फिक्स करना है, यू हैव टू फिक्स एवरीथिंग। तो आज वही फिक्सिंग कर रहे हैं। आपका हनी का कौन सा गाना आपका सबसे फेवरेट है? ब्राउन रंग। और आंटी आपका? ब्राउन रंग। अंकल आपका? प्रॉब्लम सबका? मैं बताऊं, हमारे टाइम में ना जो लड़कियां थोड़ी काली वाली होती थी ना, उनकी शादियां नहीं होती थी। कहते थे काली कलूटी है, कॉम्प्लेक्स होता था उनमें। कॉम्प्लेक्स आता था, काली कलूटी है। तो इस बच्चे ने जैसे मेरे जैसा रंग हो ना, तो मेरे को भी घर में काली काली ही कहते थे। इसने एक रिस्पेक्ट दिलवाई काले रंग को, कि काले रंग में कितनी ब्यूटी है। ब्राउन रंग, ब्राउन रंग, सांवले रंग। सांवला। तो वाह। कुड़िए नहीं तेरे ब्राउन रंग ने मुंडे पट लेनी। तेरे टाउन में। आंटी आपका फेवरेट सॉन्ग? मैंने हनी पाजी से तो इनका फेवरेट सॉन्ग सुन लिया, हाँ मैं बता रही आपका आपका नहीं, फेवरेट अपना गाना कोई भी अपना? किसी और कोई वो तो मेरे बहुत से हैं। कोई एक थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। आज हनी पाजी आपको पता नहीं कब ब्रेक दे रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन जिंदाबाद आपसे जरूर करें कि 2 लाइन जरूर सुनाइए। मुझे कोई कह दे ना गाने के लिए, तो मुझे कोई गाना याद नहीं आता। अंकल आप याद करवा दीजिए, बताइए आंटी को याद करवा दीजिए कोई गाना। ये सब याद कर लेंगे, बस सुनाओ तो कोई भी सुना दो। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। बहुत खूब, बहुत जबरदस्त, बहुत खूब। आखिर में एक बात जरूर बताएं आंटी अंकल, मैं आपसे भी पूछूंगा और आपसे भी सुनिए। ये 1 2 3 4 कुर्सियां यहाँ लगी हैं, एक कुर्सी और हमने यहाँ रखी है, वो खाली है। क्या आपको नहीं लगता कि एक कुर्सी और यहाँ होनी चाहिए थी? यानी मुकम्मल परिवार जिसको कहा जाए, पूरा परिवार। भर देंगे वो कुर्सी भर देंगे। दाढ़ी और सफेद होने से पहले भर देंगे। अभी थोड़ी थोड़ी काली है, बिल्कुल। भर देंगे, अभी भर देंगे। वो तो मतलब जल्दी एक और कुर्सी। जी जी बिल्कुल, बड़ी बेसब्री से इंतजार है। करते अभी पहले अमेरिका में अवार्ड ले लें, थोड़े बड़े बड़े हॉलीवुड में। इनकी तरफ से है। हनी पाजी आपके घर वालों को भी इंतजार है, आपके पहले फैंस को भी इंतजार पहले है। हॉलीवुड हॉलीवुड के बाद। तो हनी पाजी ये बताइए कि आपके तो घर पे ऐसी स्थिति नहीं थी, बोलते ना घर की मुर्गी दाल बराबर, वैसी स्थिति तो आपकी नहीं थी। स्नेहा बता रही है बचपन से पता था कि भाई मेरा रॉक स्टार है और बहुत बड़ा स्टार बनेगा। आंटी अंकल सब लोग ये कह रहे थे। कोई है ऐसा परिवार में जो जिससे लगता था कि शुरू से नहीं? था, कॉलेज में भी था सबको यकीन, स्कूल में भी सबको यकीन था। लेकिन मेरे बड़े भाई हैं, मेरे स्पिरिचुअल मेंटोर हैं कपिल त्यागी भैया, उनके साथ जो पिछले 3-4 साल निकले मेरे मिलेनियर से पहले, वो बड़े अजीब से निकले। वो मुझे कहीं पे भी किसी के घर ले जाते थे साथ में, कुछ बड़े बड़े लोगों के घर ले गए तो वहाँ उनके बच्चे मुझे देख के एक्साइटेड हो जाते थे। तो कहते अरे तुम जानते हो इनको? कहते हाँ हनी सिंह है, जानते हैं। कौन सा गाना सुना है इनका? ब्लू आइज। ये कौन सा गाना है? मैं कहा भैया बताऊंगा। फिर कहीं और ले जाएं, फिर वो बोले ये, अरे ये कौन सा गाना है? मैं एक दिन तप गया, मैंने कहा भैया कपिल भैया आप मेरे साथ मेरे स्टूडियो आओ। क्योंकि वो मतलब शोबिज से और मतलब ग्लैमर से बहुत दूर और सिंपल आदमी है रहने वाले। तो उनको मैंने एक दिन किडनैप किया और मैं अपने स्टूडियो ले गया। मैंने 3 घंटे उनको बैठ के पूरा करियर दिखाया अपना, और पहले अवार्ड दिखाए सारे। मैं कहा ये 2 इंटरनेशनल MTV के अवार्ड मेरे पास है, ये अवार्ड मेरे पास, ये अवार्ड मेरे पास, पूरी गाने दिखाओ। अरे ये लुंगी डांस तुम्हारा गाना है? मुझे तो लगा रजनीकांत का गाना है। मैं कहा भैया ये मैं तो जो, लेकिन उनके उसके अंदर भी प्यार है, उसके अंदर उनका भोलापन था कि वो मेरे को एज अ स्टार नहीं उन्होंने आज तक देखा, एज अ छोटा भाई देखा। उन्होंने आज तक ये मेरे से प्यार इसलिए नहीं बनाया कि मैं हनी सिंह हूँ, उनका दिल मेरे साथ जुड़ा तो वो इसलिए मेरे साथ जुड़े और इसलिए उन्होंने अपना प्यार दिया, और आज मेरे कमबैक में उनका बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल हनी पाजी, आपसे बात करके बहुत मजा आया। अंकल आपसे भी, आंटी आपसे भी, स्नेहा आपसे भी बात करके बहुत मजा आया। और जिंदाबाद की तरफ से आपको शुभकामनाएं। जिंदाबाद। और जिंदाबाद something ये like भी that. आपसे उम्मीद करता है कि जो कुर्सी जब भरी जाएगी हाँ तो भरी हुई कुर्सी के साथ भी आप यहाँ जरूर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आखिर में हनी पाजी 1-2 लाइनें जरूर हो जाए आपके पहले गाने की, बहुत बहुत दिल के करीब है। 2 लाइनें। कुड़िए नी तेरे ब्राउन रंग ने मुंडे पट तेरी सारे मेरे टाउन दे, कोई कम उत्ते जावे ना रोटी पानी खावे ना, गोरी गोरी कुड़ियां नू कोई मुंह लावे ना। कुड़िए नी तेरे ब्राउन रंग ने मुंडे पट तेरी सारे मेरे टाउन दे।
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हनीपा जी। आपका कल बर्थडे था, तो जिंगाबाद की पूरी टीम आपको बर्थडे विश भी करना चाहती है। एक छोटा सा जेस्चर हमारी तरफ से प्लीज आकाश। Happy birthday to you. आइए आप आप कह रहे थे ना मोह माया में मत फंसो। हाँ। मैंने क्या बोला, मैं काम करता हूँ, माया अपने आप आती है, देखो। वाह, क्या डॉलर बात। डॉलर बढ़े, डॉलर नोट भी नहीं, डॉलर बढ़े। थैंक यू जिंगाबाद, एवरीबॉडी, लेट्स डू जिंगाबाद।